दोस्तों, हाल ही में मैंने एक ऐसी तेलुगु सुपर नेचुरल मिस्ट्री सीरीज देखी जो एक साथ हॉरर, थ्रिलर, डिटेक्टिव ड्रामा और पेट्रियोटिज्म सब कुछ एक ही पैकेज में डिलीवर करती है। सीरीज का नाम है विकट कवि। सीरीज शुरू होती है 1970 के आंध्र प्रदेश के नलमाला फॉरेस्ट, अमरगिरी, महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट से। एक आदमी अपनी बीवी और छोटी बच्ची के साथ कहीं से लौट रहा है। गांव की एंट्री पर वो बीवी से कहता है, तुम बच्ची के साथ घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। बीवी ताना कसती है, एक भी रात बिना पिए नहीं रह सकते। आदमी मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। वो गांव की एक दुकान पर पहुंचता है। वहां शराब पीता है और गैम्बलिंग करने लगता है, यानी सट्टा खेलने लगता है। वहां पास के गांव का एक आदमी बैठा था, नाम था वीरन्ना, जो रिसेंटली यहां शिफ्ट हुआ था, सिर्फ 3 महीने पहले। वो उस आदमी को एक स्पेशल गेम ऑफर करता है। सारे गेम्स तुम हार गए हो, पर एक और गेम है। इसमें हारने पर मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा, लेकिन जीतने पर तुम मुझे एक बकरा दे देना। बस एक काम करना होगा। क्या काम? हिल टॉप पर देवतला गुट्टा जाना होगा, एक लैंटर्न जलाकर आना होगा। वो जंगल के पार एक सीक्रेट जगह है। वो आदमी बोला, वहां पिछले 25 साल से कोई नहीं गया है और तुम यहां सिर्फ 3 महीने पहले आए हो। तुम्हें क्या पता उस जगह के बारे में? वीरन्ना बोला, तो रहने दो, मैंने बस ऑफर दिया था। लालच में वो आदमी मान जाता है और अपने 2 साथियों को भी साथ ले लेता है। पास में बैठा एक पागल सा आदमी ये सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी आ गई। तीनों जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल में एंट्री पर अमरगिरी पुलिस डिपार्टमेंट का वार्निंग बोर्ड लगा था, यहां प्रवेश सख्त बना है। पर उन्हें तो शर्त पूरी करनी थी और बकरा जीतना था। वो जंगल के अंदर घुस गए और तभी एक इनविजिबल फोर्स उनके करीब आती दिखी, जो उन पर अचानक हमला कर देती है। सीन यहीं शिफ्ट हो जाता है। अब हम इस गांव के राजा नरसिम्हा राव को देखते हैं, जो अपने बेटे का श्राद्ध कर रहे हैं। उनका बेटा 25 साल पहले खत्म हो गया था। राजा आज तक उस दुख से नहीं उबरे हैं। हर साल श्राद्ध करते हैं। दुख इतना गहरा था कि उन्होंने गांव के अंदर आना तक छोड़ दिया। उनके दामाद एमएलए रघुपति ही सब कुछ मैनेज करते हैं। फिलहाल गांव में श्रीशैलम डैम प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके तहत गांव का मर्जर भी होना है। इसलिए राजा को मिनिस्टर से मिलना होगा। रघुपति उन्हें ये याद दिलाता है। मंदिर के पुजारी राजा से कहते हैं, 25 साल हो गए हैं, मंदिर का जो मेला लगता था वो अभी तक नहीं लगा। चैत्र पूर्णिमा भी आ रही है, देवतला गुट्टा पर पवित्र दीप भी प्रज्वलित हो सकता है। राजा ने साफ मना कर दिया। बहुत सारे परिवार इस गांव में सताए जा चुके हैं। शायद गांव की रक्षा करने वाली देवी ने ही गांव को श्राप दे दिया है। अगले साल सोचेंगे। गांव का एक आदमी बताता है, इस कर्स ने अब तक 32 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। राजा अपने महल में वापस आए। महल के अंदर उन्हें दिमाग में एक तड़पन भरी आवाज सुनाई देती है। महल के ईस्ट साइड के बारे में कुछ कह रही होती है। वो इस आवाज से काफी परेशान थे। बाहर दामाद रघुपति गांव वालों को दिलासा दे रहा था कि पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। गांव और गांव के लोगों को बचाना हमारा एकमात्र मकसद है। वहां आए लोगों में शुरुआत वाले आदमी की बीवी और बेटी भी थी, अपने पति की हालत से बहुत दुखी। अब सीन शिफ्ट होता है हैदराबाद, उस्मानिया यूनिवर्सिटी। एक होनहार स्टूडेंट रामाकृष्ण अपनी टीचर वेणुगोपालम के साथ एक क्राइम सीन पर है। पर रामा सिर्फ स्टूडेंट नहीं, वो एक डिटेक्टिव भी है। जो क्राइम्स पुलिस सॉल्व नहीं कर पाती वो उन्हें सॉल्व करता है और बदले में पैसे मिलते हैं। दोनों का काम अच्छा चल रहा है। आज शेख साहब का कत्ल हुआ है। रामा क्राइम सीन को ध्यान से देखता है और तुरंत बता देता है, किसी ने शेख साहब के क्लोजेट से कोई कीमती चीज चुराई थी। जब चोर आया तो शेख साहब जाग गए और उन्होंने उसे देख लिया। चोर समझ गया कि वो पहचाना जा चुका है, तो उसने पास पड़े फ्रूट नाइफ से उन्हें स्टैब करके खत्म कर दिया। पर शेख साहब रेंग कर इंडिया मैप तक पहुंच गए थे और वहां जाकर उन्होंने मैप पर पाकिस्तान को मार्क किया था। यही एक क्लू है। वेणुगोपालम ने पूछा, पाकिस्तान से क्या कनेक्शन? रामा ने एक्सप्लेन किया, जब हैदराबाद इंडिया से जुड़ा नहीं था तब यहां कासिम नाम का एक गैंगस्टर रहता था। हैदराबाद के इंडिया में मर्जर के बाद उसे पाकिस्तान भेज दिया गया। शेख साहब ने पाकिस्तान मार्क करके कासिम की तरफ इशारा किया। रामा ने सारे नौकरों को बाहर किया और कासिम नाम के नौकर को फॉलो किया। उसी ने चोरी की थी और शेख साहब की जान ली थी। पैसे मिले। वहां से जाते वक्त शहर के बड़े पॉलिटिशियन आजम खान आए। रामा को देखकर वो सोच में पड़ गए, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? रामा ने मना किया, पर इस सीन का मतलब आगे खुलेगा। रामा अपनी मां के लिए साड़ी खरीदने निकला, पर अचानक बारिश शुरू हो गई और वो जल्दी से साड़ी लेकर भाग गया। वेणुगोपालम ने उसके पैसे पे किए। अगले दिन यूनिवर्सिटी में दोनों मिले। रामा ने अपनी मां गौरी के बारे में बताया। मां को ओम्ब्रोफोबिया है, यानी बारिश से बेहद डर लगता है। बारिश आते ही उन्हें दौरे पड़ने लगते हैं। बचपन से देख रहा हूं, इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ साइड में काम भी करता हूं ताकि मां का इलाज करा सकूं।
वेणुगोपालम ने उसे सजेस्ट किया, अपने गांव के राजा तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, पैसे भी देंगे, पर तुम्हें वहां जाकर गांव की एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। रामा ने मना कर दिया, मां को अकेला नहीं छोड़ सकता। असल में वेणु अमरगिरी की ही बात कर रहे थे, जहां के वो खुद नेटिव है। उसी दिन उनके गांव से एक खत आया था जिसमें लिखा था कि विक्टिम्स की काउंट 32 हो चुकी है। तभी हॉस्पिटल से कॉल आया, मां को हार्ट अटैक आया है, सर्जरी जल्दी करनी होगी। रामा के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने वेणु से कहा, अगर राजा से पैसे मिलते हैं तो अमरगिरी जाने के लिए तैयार हूं, पर मां का ध्यान तुम रखोगे। वेणु मान गए। अगले दिन रामा अमरगिरी के लिए निकल गया। रास्ते में प्रिंसेस लक्ष्मी ने उसे लिफ्ट दी। पहली नजर में ही वो उसे पसंद आ गई। रामा ने बताया, यूनिवर्सिटी में सब मुझे विकट कवि बुलाते हैं, और अपना टैलेंट दिखाते हुए उसने लक्ष्मी का नाम और साइकियाट्रिस्ट स्टूडेंट होना दोनों पता कर लिया। लक्ष्मी थोड़ी हैरान हुई। गांव पहुंचकर रामा राजा के महल गया और वेणु की चिट्ठी दिखाई। राजा ने साफ मना कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, वापस जाओ। जाहिर था कि राजा को सबकी चिंता थी, इसलिए वो उसे भगा रहे थे। रामा बस स्टॉप पर इंतजार करने लगा, बस आने में अभी वक्त था। तभी शुरुआत वाले आदमी की बेटी उसके पास आई। मेरे पिता सब भूल गए हैं, हमें नहीं पहचानते, प्लीज उनकी हेल्प करो। ये बात रामा को अंदर तक ट्रिगर कर गई। बचपन में उसके खुद के पिता चले गए थे और उनके बारे में कुछ पता नहीं था। उन्हें ढूंढने के लिए ही उसने डिटेक्टिव बनना चूज किया था। उस बच्ची में उसे खुद की झलक दिखी। वो बच्ची उसे मंदिर के कमरे तक ले गई और वहां वो सारे 32 लोग कैद थे। सब पूरी तरह सब कुछ भूल चुके थे, एक अजीब ट्रांस जैसी स्टेट में, जिंदा लाशों की तरह। उन्हें दौरे पड़ रहे थे। उन्हें रस्सी से बांध कर लाया गया था और पवित्र धागों से कमरे को कवर किया गया था। और वो 3 आदमी भी वहां थे जो जंगल गए थे। यानी देवतला गुट्टा का कर्स लोगों को मारता नहीं, उनकी मेमोरीज छीनकर उन्हें ज़ॉम्बी बना देता है। एपिसोड 1 यहीं खत्म होता है। गांव के एक टीचर वेंकटा को बार बार एक अजीब आवाज सुनाई देती है। कोई इनविजिबल प्रेजेंस हर वक्त महसूस होती है। हम जंगल में उस इविल प्रेजेंस को घूमते हुए देखते हैं। ये प्रेजेंस वेंकटा के पास पहुंच चुकी थी। उसकी नींद गई, चैन गया, सुकून गया। शारीरिक रूप से वो ठीक था, पर अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। यही इस कर्स का तरीका था, लोगों को बिल्कुल वियर्ड सा कर देना, ट्रांस स्टेट में डाल देना। रामा मंदिर में ही रात सो गया था। सुबह पुजारी ने जगाया। रामा ने बताया, मैं यहाँ 4-5 दिन रुकूंगा। मंदिर के तालाब में नहाने गया तो वही पागल आदमी मिला जो बोला, तुम वही हो जिसका 25 साल से इंतजार था। 25 साल पुराने सवाल का जवाब, देवी ने खुद भेजा है तुम्हें। पुजारी ने इसे हल्के में लिया। रामा ने पुजारी से पूछा, उस कमरे में 32 लोग बंद हैं, उन्हें क्या हुआ? पुजारी बोले, जंगल में कोई शैतानी शक्ति है, पुलिस तक सॉल्व नहीं कर पाई, तुम कैसे करोगे? दूर रहो, खुद को सेफ रखो। पर रामा पीछे हटने वाला नहीं था। वो पुलिस स्टेशन गया, ऑफिसर पटेल से मिला। पटेल आज एक नया टीवी लेकर आया था, पर वो ऑन नहीं हो रहा था। पटेल परेशान था। गांव वाले देखने आए थे। रामा ने एंटेना लगाकर टीवी ऑन कर दिया। गांव वाले खुश हो गए और पटेल की इज्जत बच गई। पटेल रामा से इंप्रेस हो गया। अब रामा ने पटेल से गांव की सिचुएशन, कर्स और उन 32 लोगों के बारे में पूछा। पटेल ने बताया, गांव के पास देवतला गुट्टा है जहां पिछले 25 साल से कोई नहीं गया था। करीब 2 महीने पहले एक लड़का और एक लड़की जंगल गए और सुबह उसी ट्रांस स्टेट में मिले। तब से सिलसिला शुरू हो गया। जो भी रात को उस जंगल में जाता है, सुबह वो उसी हालत में मिलता है। उन्हें दौरे पड़ते हैं, रस्सी से बांधकर गांव लाया जाता है, पवित्र स्नान करवाकर मंदिर के उस कमरे में कैद कर दिया जाता है। अब 32 हो चुके हैं। रामा बोला, ये कैसा कर्स है जो सिर्फ रात को काम करता है, दिन में क्यों नहीं? पटेल के पास कोई जवाब नहीं था। रात को रामा और पटेल रतम्मा से मिलने गए। रतम्मा 32वीं विक्टिम थी, गांव की प्रोस्टिट्यूट। मंदिर के अंदर उसे रखना संभव नहीं था, इसलिए गांव वालों ने उसे गांव के बाहर एक पेड़ से बांध दिया था। रामा और पटेल उसके लिए खाना लेकर आए थे। पटेल ने कहा, खाने की स्मेल काफी अच्छी है। रामा बोला, मुझे तो स्मेल नहीं आती। आहा, यही पहला हिंट था। वहां लक्ष्मी भी उसे खाना देने आई हुई थी। तीनों मिले। रामा ने अपने बारे में बताया कि वो हेल्प करने आया है। लक्ष्मी को कोई दिक्कत नहीं लगी। रास्ते में रामा ने जंगल के पास किसी को नोटिस किया। वो लोग रतम्मा को उसके घर ले गए। वहां लक्ष्मी ने रतम्मा के हाथ पर एक मार्क नोटिस किया। रामा को बताया। रामा ने यहां वहां देखा, एक चाकू मिला जिस पर खून लगा था। घर का मेन दरवाजा भी टूटा हुआ था। रामा ने थ्योरी दी कि उस रात कोई रतम्मा के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसने रतम्मा को मारने की कोशिश नहीं की, बस अंदर आना चाहता था।
रतम्मा पढ़ना लिखना नहीं जानती, इसलिए उसने गांव वालों को उस हमलावर की पहचान बताने के लिए अपने हाथ पर वो मार्क खुद बनाया। इसी मार्क से उस रात के आदमी तक पहुंच सकते हैं। अगले दिन राजा ने रामा को बुलाया। वहां लक्ष्मी भी थी और यहां रामा को पता चला कि लक्ष्मी राजा की ग्रैंडडॉटर है, यानी रघुपति की बेटी। आहा, ये बात अब तक रामा को नहीं पता थी। लक्ष्मी ने राजा से कहा, नाना जी इसे एक मौका दीजिए, ये काफी होशियार है। रामा ने राजा से कहा, मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए, इसलिए यहाँ आया हूँ। राजा बिना काम के ही उसे पैसे देने को तैयार थे, पर रामा ने मना किया, बिना काम के पैसे नहीं लेता। राजा बोले, यहाँ 32 लोग पहले ही जिंदा लाश बन चुके हैं। एक अदृश्य दुश्मन से लड़ना आसान नहीं। देवी का कर्ज है, दैत्य है या जानवर, किसी को नहीं पता। तुम भी ऐसे ही हो जाओगे। रामा बोला, देवी अपने ही बच्चों को परेशान नहीं करेंगी। दैत्य होता तो देवी खुद संभाल लेती, जानवर होता तो खून की ट्रेल या कोई निशान जरूर मिलता। यहाँ तीनों में से कुछ नहीं है, बल्कि इन तीनों से भी ज्यादा खतरनाक है। मुझे यकीन है ये किसी इंसान का काम है। राजा ने उसे 48 घंटे का वक्त दिया, या सब कुछ सॉल्व करो या यहां से चले जाओ। उसी दिन राजा के पास टीचर वेंकटा भी आया था, गांव छोड़कर जाने की परमिशन मांगने। रामा ने पहचाना, इसे मैंने कल रात जंगल के पास देखा था। रात को पटेल के साथ चुपके से ताला तोड़कर वेंकटा के घर गया। वहां उसे एक लेटर मिला, रतम्मा के लिए लिखा हुआ। वेंकटा उससे बेहद प्यार करता था। वेंकटा खुद घर आ गया। रामा ने सीधे पूछा, रतम्मा से इतना प्यार करते हो तो उसे अकेला छोड़कर क्यों भाग रहे हो? वेंकटा बोला, अब मुझे यकीन है कि तुम और लक्ष्मी उसे संभाल लोगे। मैं यहाँ बच नहीं पाऊंगा, वो ईविल मुझ पर हावी हो चुका है। रात को नदी के पास मिलो, सब कुछ बताऊंगा। रामा रात भर नदी के पास वेंकटा का इंतजार करता रहा, वो नहीं आया। हाँ, नदी में एक बोट जरूर दिखी। अगले दिन पटेल से उस बोट के बारे में पूछा। पटेल ने बताया, श्रीशैलम डैम प्रोजेक्ट की बोट है। दोनों जंगल में थोड़ा आगे गए। यहाँ वेंकटा उसी ट्रांस स्टेट में बेहोश पड़ा मिला। इस बार रामा ने कुछ और नोटिस किया। वेंकटा के हाथों पर रस्सियों के निशान पहले से मौजूद थे, किसी ने उसे पहले से बांध रखा था। पुजारी से पूछा, ये रस्सी के निशान कहां से आए और इन लोगों को यहां रखने से होगा क्या? पुजारी ने कहा, मेरा मन नहीं है इन्हें यहां रखने का, पर एमएलए रघुपति का आदेश है, सब यहीं रखे जाएं। उनका आदेश सबको फॉलो करना पड़ता है। रात को रामा और पटेल जंगल के पास खड़े थे। पटेल ने देवतला गुट्टा का हिस्ट्री बताया। 25 साल पहले वहां एक पवित्र जगह थी, एक मंदिर था। उस रात वहां अग्नि वर्षा हुई, आसमान से आग बरसी, 22 बच्चों समेत 106 लोग मारे गए। तब गवर्नमेंट भी ठीक से नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन हुआ, पर कभी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। देवी का कर्ज मानकर केस क्लोज कर दिया गया। रामा को इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो रात में खुद जंगल के अंदर घुस गया। वहां उसे 4 गांव वाले मिले जो लकड़ियां लेने आए थे। रामा ने उन्हें वापस जाने को कहा, पर वो चारों अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। यहां रामा अपनी अंदाज में बेहोश नहीं हुआ, पर रामा उनकी तरफ भागा, ठोकर खाकर गिरा और खुद बेहोश हो गया। जंगल में वो इनविजिबल ईविल घूमता दिखाई दिया। एपिसोड 2 यहीं खत्म होता है। सुबह रामा की आंख खुली। पटेल और बाकी ऑफिसर्स आ चुके थे, कुछ गांव वाले भी। सबको लग रहा था जिस तरह बाकी सबके साथ हुआ, ये भी ऐसे ही जिंदा लाश बन चुका होगा। पर रामा बिल्कुल ठीक था, सब कुछ याद था। वो 4 लोग जिन्हें उसने रात में देखा था, वो वैसे ही जिंदा लाश बन चुके थे। पटेल बोला, रामा मान ले ये देवी का ही कर्ज है। पर रामा फिर भी यकीन करने को तैयार नहीं था। वो खुद देवतला गुट्टा तक गया, मंदिर देखा, आसपास चेक किया। वहां वही पागल आदमी मिला। उसने ऊपर आसमान की तरफ इशारा किया और कहा, ऊपर देखो, यहां हो रही सारी चीजों का कारण वहां है। रामा को ऊपर कुछ नजर नहीं आया, पर यह हिंट था जो आगे काम आएगा। गांव की पंचायत हुई, रामा को बुलाया गया। सब उस पर गुस्से में थे, उसे दूर रहने को कह रहे थे। रामा ने साफ कहा, सच तक जाए मैं ना चुप नहीं रहूंगा, चाहे खुद देवी ही क्यों ना रुके। ये सुनकर गांव वालों का गुस्सा भड़क गया। एक आदमी ने रामा को पत्थर मार दिया। लक्ष्मी के पिता रघुपति ने उससे कहा, रामा के साथ मत रहो, हम जल्दी ही श्रीशैलम शिफ्ट हो जाएंगे। लक्ष्मी और रघुपति के रिश्ते अच्छे नहीं थे, कोई खास बॉन्ड नहीं था। लक्ष्मी को रामा के बारे में पता चला तो वो उससे मिलने गई। रामा ने रिक्वेस्ट की, तुम साइकियाट्री की स्टूडेंट हो, आज रात मेरे साथ जंगल चलो, पता करते हैं यहाँ क्या हो रहा है। लक्ष्मी ने मना किया और उसे हैदराबाद वापस जाने की सलाह दी। रात को रामा अकेले निकल गया, पर लक्ष्मी भी उसके पीछे आ गई। जंगल में दोनों बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। रामा ने अपनी तकलीफ बताई, मुझे अनोजमिया है, कोई भी स्मेल नहीं आती। उसने लक्ष्मी से पूछा, किस वजह से लोग अपनी मेमोरीज खो सकते हैं? लक्ष्मी ने 3 वजह बताई, सिर पर कोई भारी चोट,
कोई तेज आवाज या कोई तेज स्मेल। रामा को रियलाइज हुआ उसकी एनोस्मिया की वजह से ही वो यहाँ की चीज़ों से इम्यून है, उसे कोई स्मेल नहीं आती। पर लक्ष्मी इम्यून नहीं है। और ठीक उसी पल उसने देखा लक्ष्मी अचानक ट्रांस जैसी स्टेट में सीधी चलती जा रही थी। रामा चौंक गया। वो चलते चलते एक बड़े पेड़ के पास पहुंचे। उस पेड़ के आसपास ढेरों तितलियां उड़ रही थीं, पर वो सब उस पेड़ का चक्कर लगाकर मर रही थीं। यानी उस पेड़ से कोई ऐसा पदार्थ या स्मेल निकल रही थी जो जानवरों और इंसानों दोनों की मेमोरीज छीन लेती थी। लक्ष्मी बेहोश होने लगी। रामा उसे अस्पताल ले जाने लगा। रास्ते में वीरन्ना मिला। रामा ने उससे हेल्प मांगी। वीरन्ना ने लक्ष्मी को देखा और पहचान लिया, ये तो रघुपति सर की बेटी है। यानी वीरन्ना और रघुपति का कनेक्शन था। वीरन्ना ने कहा, मेरी हट पे चलो, हर्बल ट्रीटमेंट दूंगा। पर हट पर पहुंचकर रामा ने देखा ये कोई हर्बल ट्रीटमेंट नहीं था। वीरन्ना के पास फर्स्ट एड बॉक्स था, एंटीडोट भी था और वही पत्थर भी था जो पंचायत में रामा को मारा गया था। उसके खून को वीरन्ना टेस्ट कर रहा था। वीरन्ना को बड़ी अजीब बात लग रही थी, जंगल में जाने के बाद भी रामा को कुछ क्यों नहीं हुआ। उसे लग रहा था शायद रामा के खून में कोई ऐसी चीज है, पर हम जानते हैं बात खून की नहीं, स्मेल की थी। रामा ने सवाल करने शुरू किए। वीरन्ना ने उसे पीट दिया और बोला, आज फुल मून नाइट है, आज उस पेड़ की स्मेल पूरे गांव में फैल जाएगी, पूरा अमरगिरी माइंडलेस हो जाएगा। और उसने हट में आग लगा दी रामा और लक्ष्मी को जलाने के लिए। रामा लक्ष्मी को लेकर किसी तरह बाहर निकल गया। बाहर का नजारा भयानक था। गांव के सारे लोग पूरी तरह माइंडलेस हो चुके थे। राजा नरसिंह राव भी उसी हालत में थे। रामा जंगल वापस भागा, पटेल की गन उठाई। रास्ते में वीरन्ना ने हमला किया। रामा ने उससे लड़ते हुए जीप को उसी पेड़ से क्रैश करवाया और शूट करके जीप ब्लास्ट कर दी। पेड़ जल गया, टॉक्सिन्स खत्म हो गए और तभी अचानक पूरे गांव के लोग ठीक हो गए। अगले दिन रामा राजा के महल पहुंचा। उसने सब एक्सप्लेन किया। ये देवी का कर्स नहीं था। उस पेड़ से ऐसे टॉक्सिन्स निकलते थे जिनकी वजह से लोग और जानवर दोनों अपनी मेमोरीज खो देते थे। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवरों का भी सेम हाल था। और वीरन्ना ने फुल मून वाली कहानी इसलिए बनाई ताकि लोग कर्ज पर यकीन करते रहें। पर वीरन्ना था कौन और उसने ये क्यों किया, ये पता लगाने में थोड़ा और वक्त चाहिए। रामा ने यह भी बताया, शुरुआत में जिस जोड़े को भेजा गया था, फिर 3 आदमियों को, ये सब वीरन्ना की प्लानिंग का हिस्सा था। वो 2 महीने पहले यहाँ आया था और ये कर्ज भी 2 महीने पहले ही शुरू हुआ। रघुपति से वीरन्ना की डिटेल्स निकालने को कहा गया। राजा ने रामा से अकेले में बात की। एक बार जब हैदराबाद इंडिया से टूटने वाला था, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल आगे आए थे। आज तुम इस गांव को बचाने आए हो। फिर राजा ने अपने बेटे महादेव की कहानी सुनाई। महादेव लंदन पढ़ने गया था। वापस आकर उसने एक ट्राइबल लेडी से शादी की, पर 1 साल बाद मुझे पता चला कि वो मरने वाला है। मरते हुए तड़पते हुए उसने बस एक बात कही थी, टू द ईस्ट ऑफ द फोर्ट। 25 साल से मैंने सब कुछ छान लिया, पर अपने बेटे की मौत का राज और उसकी कही बात का मतलब आज तक नहीं जान पाया। यही आवाज उनके दिमाग में बार बार गूंजती थी। रामा ने हेल्प करने की हाँ कर दी। वो महादेव की पुरानी फोटोज देखने गया और एक फोटो में जब उसने महादेव की पत्नी को देखा तो वो हिल गया। वो कोई और नहीं, रामा की खुद की माँ गौरी थी। यानी असल में रामा महादेव का बेटा है और राजा नरसिंह राव का पोता। एपिसोड 3 यहीं खत्म होता है। अनाउंसमेंट, श्री सैलम डैम अब चालू होने वाला है। अमरगिरी के लोग गांव खाली कर दें। रामा उस जले हुए पेड़ के पास गया। पटेल ने बताया वीरन्ना की लाश नहीं मिली और उसकी हट भी किसी ने जला दी है सबूत मिटाने के लिए। रामा परेशान हो गया। तभी वहां ट्राइब के लीडर पशुपति आए। वो कहने लगे, ये देवी का कर्स है, रॉयल फैमिली की वजह से हो रहा है। 25 साल पहले महादेव ने जो गलती की उसकी सजा तब अग्नि वर्षा के रूप में मिली थी और अब भी मिल रही है। रामा ने उनकी चेस्ट पर एक टैटू नोटिस किया। उनकी ट्राइब का मार्क था। घर आकर रामा ने अपनी खुद की चेस्ट देखी, उसी जैसा मार्क था, पर आधा अधूरा बना हुआ। अगले सीन में रामा महल के ईस्ट साइड में घूम रहा था। तभी रघुपति के एक आदमी ने उस पर अटैक करने की कोशिश की। रामा बच गया, पर उस आदमी को पकड़ नहीं पाया। पटेल के साथ रामा पशुपति से मिलने गया। पशुपति महादेव और गौरी को दोषी ठहरा रहे थे। रामा से ये नहीं सुना गया। वो बोल उठा, देवी एक ही गलती की सजा 100 लोगों को नहीं देंगी, और अगर ऐसा है तो यहाँ कोई देवी है ही नहीं। ट्राइब का गुस्सा भड़क गया। पटेल रामा को वहां से ले गया। बाहर पटेल ने पूछा, तुम महादेव और गौरी की साइड क्यों ले रहे थे? रामा ने सारा सच बता दिया। वो मेरे माता पिता हैं। पटेल हैरान, बोला, अपनी माँ को यहाँ क्यों नहीं लाते? रामा ने बताया, माँ इस गांव से डरती हैं,
25 साल पहले जो अग्निवर्षा हुई थी उसने उनके मन में एक गहरा डर बिठा दिया। इसीलिए आज वो बारिश से डरती हैं और वो मुझे भी यहाँ नहीं आने देना चाहती थी। 25 साल पहले जो हुआ और आज जो हो रहा है, दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है और शक की सारी सुइयां रघुपति पर जाती हैं। जिस रात टॉक्सिक स्मेल वाला इंसिडेंट हुआ उसी दिन रघुपति का परिवार श्रीशैलम चला गया। इतनी बड़ी घटना पर वो बिल्कुल नॉर्मल था, जरा भी परेशान नहीं। उसके सिगार की स्मेल वीरन्ना की हट पर मिली और ये सिगार पूरे गांव में सिर्फ रघुपति ही पीता है। वीरन्ना ने खुद रघुपति सर बोला था और उसके आदमी ने मुझ पर अटैक किया। कुछ तो है जो रघुपति छुपा रहा है। रामा राजा के महल आया और उनसे अपने पिता महादेव के बारे में पूछा। राजा ने पूरी कहानी सुनाई। महादेव बचपन से अग्रेसिव थे, जंगल में शिकार करने जाते थे। 15 साल की उम्र में उन्हें गौरी मिली और प्यार हो गया। पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। वापस आए तो राजा ने बताया कि उनकी बहन रघुपति से प्यार करती है। महादेव ने ही उस रिश्ते को सपोर्ट करके दोनों की शादी कराई। महादेव ने कहा था, मैं लौटा हूं ताकि लोगों की सेवा कर सकूं, गांव का भला कर सकूं। पर जब पशुपति को महादेव और गौरी के प्यार का पता चला तो उन्होंने राजा से कहा, महादेव को रोकिए, ट्राइबल लड़कियों की शादी ट्राइब के बाहर होने पर देवी नाराज होंगी। राजा ने महादेव को समझाया पर वो नहीं माने और गौरी के साथ दूसरे गांव चले गए। 1 साल तक दोनों वहां रहे। उनका बेटा पैदा हुआ रामा। बेटे के जन्म के बाद सब देवतला गुट्टा गए देवी के दर्शन के लिए। मेला लगा था। देवी ने ही दीप जलाया। पशुपति ने बेबी रामा की चेस्ट पर ट्राइबल टैटू बनाना शुरू किया पर महादेव को ये पसंद नहीं आया। आधा टैटू होते ही वो गौरी और रामा को लेकर वहां से चले गए। पशुपति ने कहा, देवी का अपमान हुआ और वो वापस चले गए। मेला भी नहीं लगा। सेम नाइट राजा देवतला गुट्टा पहुंचे। घायल महादेव मिले, बस एक ही लाइन बोल पाए, टू द ईस्ट ऑफ द फोर्ट, और दम तोड़ दिया। रामा सब सुनते हुए रघुपति को देख रहा था। रघुपति को रामा का वो लुक खटक गया और वो वहां से निकल गया। रामा ने राजा से पूछा, जब देवतला गुट्टा पर सब मारे गए कोई आई विटनेस था? राजा बोले, मैं खुद आई विटनेस हूं। उधर रघुपति अपनी बीवी के पास गया और उसे पीटने लगा। जो लुक तू 20-25 साल से मुझे देती है वही लुक आज रामा ने दिया। और यहां पता चलता है रघुपति की बीवी यानी महादेव की बहन, वो अब चल भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती। रघुपति ने उसे जिंदा लाश बनाकर रखा है क्योंकि उसे सच पता था। 25 साल पहले क्या हुआ था, अग्निवर्षा कैसे हुई, महादेव पर किसने हमला किया, सब कुछ वो जानती थी। रामा का वो लुक देखकर रघुपति समझ गया था कि खतरा आ गया है। और तभी रघुपति देवतला गुट्टा पर आया और वहां वीरन्ना से मिला। वीरन्ना बचा हुआ था। दोनों मिलकर ये सब कर रहे थे। एपिसोड 4 यहीं खत्म होता है। रामा गया उस एकमात्र आई विटनेस से मिलने। वो कोई और नहीं, वही पागल आदमी था, देवैया। रामा उसे एक जगह लेकर आया। लक्ष्मी की हेल्प से उसे शॉक थेरेपी दी गई ताकि उसकी 25 साल पुरानी मेमोरीज वापस आ सकें। काफी कोशिश हुई, जल्दी कोई रिजल्ट नहीं आया। रामा परेशान हुआ और थेरेपी रोक दी। पर किस्मत से या ऊपर वाले के आशीर्वाद से देवैया को अचानक सब कुछ याद आ गया। देवैया ने उस रात की कहानी सुनाई। उस रात देवतला गुट्टा पर मेला लगा था। मैं मंदिर के अंदर पूजा कर रहा था। तभी आसमान से वो बारिश आई, पर यह बारिश नहीं थी, आग थी। बाहर मौजूद सभी लोग जलकर मारे गए और उस दिन रामा भी वहां था। गौरी उसे लेकर आई थी। उसी दिन उसका नामकरण था। जब मैंने रामा को नहाते हुए देखा तो उसके आधे टैटू से मैंने उसे पहचाना। ये महादेव का बेटा है। लक्ष्मी को गहरा शौक लगा। उसे कोई आइडिया नहीं था कि रामा राजा का वंशज है। लक्ष्मी ने कहा, तुमने अब तक ये बात मुझसे क्यों छुपाई? अब मुझसे कुछ मत छुपाओ। और उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया क्योंकि दोनों एक दूसरे को चाहते थे। रामा और देवैया मंदिर के पुजारी के पास गए। रामा ने पूछा, महल के ईस्ट साइड में क्या है? पुजारी बोले, एक बहुत बड़ा कुआं है जो पिछले 30 साल से खाली है। महादेव और गौरी वहीं मिला करते थे। रामा उस कुएं को चेक करने गया। नीचे एक पत्थर पर उसका नाम रामा लिखा था। उस पत्थर के अंदर महादेव का एक बैग छुपा था। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिनमें फॉर्मूले लिखे हुए थे। राजा को दिखाए, कोई भी कुछ समझ नहीं पाया। रामा को थोड़ा और वक्त चाहिए था। राजा ने उन डॉक्यूमेंट्स को लॉकर में रखवा दिया। रात को कुछ चोर उन डॉक्यूमेंट्स को चुराने आए। रामा को पहले से अंदाजा था। उसने रोकने की कोशिश की पर वो उसे पीटकर डॉक्यूमेंट्स ले गए। अगले दिन डॉक्टर ने राजा को बताया, रामा की हालत खराब है, डिस्ट्रिक्ट ले जाना होगा। रघुपति ने राजा को भेज दिया। रामा को हटाने की चाल थी। रात को वो चोर महल वापस आए पर डॉक्यूमेंट्स रामा ने पहले ही बदल दिए थे। असली डॉक्यूमेंट्स उसके पास थे। रामा उनके सामने खड़ा था। सब जान गया हूं, नकाब हटाओ रघुपति,
रघुपति ने एक आदमी को अटैक करने भेजा। तभी राजा खुद वहां आ गए, गोली चलाई और बोले, मेरे पोते पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? देवैया ने राजा को सच बता दिया था। सबने रघुपति को बांधकर सच उगलवाया। मैं आजम खान के लिए काम करता हूं। और यहां खोलते हैं इस सीरीज के सबसे असली पत्ते। 25 साल पहले महादेव लंदन से लौटकर एक ऐसा फॉर्मूला बनाया था जिससे आर्टिफिशियल रेन क्रिएट की जा सकती थी। नाम रखा था वरुणा। प्रोसेस था, पहले हेलीकॉप्टर या प्लेन की हेल्प से क्लाउड सीडिंग करो, फिर उस क्लाउड से बारिश। महादेव रघुपति के साथ आजम खान के पास गया प्लेन रेंट पर लेने के लिए। आजम खान एक हफ्ते बाद रघुपति को अलग से मिला और उसे गैम्बलिंग का लालच दिया। साथ में एक आदमी जोसेफ से मिलवाया जो आइडेंटिटी बदलकर वीरन्ना के रूप में रह रहा था। आजम खान को वरुणा फॉर्मूला अपने इस्तेमाल के लिए चाहिए था, दुश्मनों पर यूज करना था। रघुपति अपने फायदे के लिए उससे मिल गया। प्रेजेंट टाइम में रात को जोसेफ यानी वीरन्ना ने कुछ हट्स चला दिए। राजा और पटेल वहां चले गए। इतने में जोसेफ महल में घुसा और रघुपति को छुड़ा लिया। रघुपति ने जोसेफ से कहा, वो डॉक्यूमेंट्स अभी भी महल में हैं। जोसेफ बोला, कल पूरे गांव में सबको खत्म किया जाएगा। आजम खान खुद अमरगिरी आ रहे हैं। आजम खान पाकिस्तान में किसी से बात कर रहा था। हमें एक ऐसा बायो वेपन मिल गया है जिससे दुश्मन यानी इंडिया के लोग सब कुछ भूल जाएंगे। दूसरा आदमी बोला, 25 साल पहले भी तुमने यही कहा था, रेन से दुश्मन खत्म होंगे। वो प्लान फेल हो गया। ये प्लान भी सेकंड स्टेज पर फेल हो गया। तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ता है। और अब वो पहला सीन याद आता है एपिसोड 1 में, जब आजम खान ने रामा को देखा था और कहा था, क्या हम पहले मिले हैं? वो इसलिए क्योंकि रामा की शक्ल महादेव से मिलती थी और आजम खान को वो पहचान दिखी। एपिसोड 5 यहीं खत्म होता है। रामा की माँ गौरी को वेणुगोपालम अमरगिरी ले आए। गौरी रामा से मिली, ये गांव सही नहीं है, यहाँ से चलो। रामा बोला, मैंने वादा किया था कि पिता को ढूंढूंगा, आज पता लग गया। और उसने महादेव की ग्रेव की तरफ इशारा किया। गौरी टूट गई। उसे पता ही नहीं था कि उसके पति इस दुनिया में नहीं है। गौरी ने उस दिन का सच बताया। जोसेफ यानी वीरन्ना को महादेव के सामने प्रेजेंट किया गया। महादेव ने उस पर पूरा भरोसा किया, सब कुछ बताया, हर चीज शेयर की। पर वरुणा का सीक्रेट एग्जैक्ट फॉर्मूला वो कभी नहीं बताया। लैब में पहला टेस्ट हुआ, एक छोटा क्लाउड बनाकर बारिश करवाई। महादेव बेहद खुश था। अगला स्टेप था ये फॉर्मूला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंपना ताकि देश का भला हो, फार्मिंग सही हो सके। पहली फील्ड टेस्टिंग के लिए आजम खान से प्लेन लिया जिसमें जोसेफ बैठा। जंगल पर बारिश करवानी थी, पर जोसेफ ने प्लेन को देवतला गुट्टा की तरफ मोड़ दिया। महादेव ने देखा कुछ गड़बड़ है। आजम खान ने सच उगल दिया, मुझे ये फॉर्मूला चाहिए, बदले में तुम्हें अच्छी जिंदगी मिलेगी। रघुपति भी साथ था, पर महादेव ने मना कर दिया। वो अपने देश और लोगों को धोखा नहीं दे सकता था। आजम खान ने धमकी दी, नहीं माने तो आज देवतला गुट्टा पर आग बरसेगी। दरअसल जब रघुपति महादेव को बेबी रामा के टैटू के बहाने देवतला गुट्टा ले गया था, तभी जोसेफ ने वरुणा फॉर्मूला को ऑल्टर कर दिया था। अब अगर वो बारिश करवाएं तो रेन की जगह फायर रेन होगी। महादेव घबराकर देवतला गुट्टा की तरफ भागा, पर तब तक आजम खान ने जोसेफ को सिग्नल दे दिया था। वो डेथ रेन बरस पड़ी। आसमान से आग गिरी। 106 लोग जलकर मारे गए, जिनमें 22 बच्चे भी थे। गौरी ने पूरा नजारा देखा। इसी मोमेंट का ट्रॉमा था जो उसके मन में बारिश का डर बनकर बैठ गया। महादेव ने गौरी को हैदराबाद भेजने की तैयारी की। जाने से पहले उन्होंने बेटे का नाम बताया, रामा कृष्णा। उसे आखिरी बार गले लगाया। गौरी से वादा लिया, जब तक मैं न कहूं इस गांव में वापस मत आना। गौरी चली गई। उसे पता नहीं चला कि उसके पति के साथ क्या हुआ। महादेव ने वरुणा के सीक्रेट फॉर्मूला के डॉक्यूमेंट्स उस कुएं में छुपा दिए। लौट रहने थे, रघुपति सामने आया और स्टैब करके महादेव को खत्म कर दिया। प्रेजेंट टाइम, रामा ने सबके सामने साबित कर दिया, 25 साल पहले जो हुआ और आज जो हो रहा है, इसमें न देवी का कर्ज है, न महादेव और गौरी की कोई गलती। पशुपति ने माफी मांगी। राजा ने भी गौरी से माफी मांगी। राजा ने पूछा, आगे क्या करना है? रामा बोला, 25 साल बाद देवतला गुट्टा का मेला फिर से चालू करना होगा। मुझे यकीन है आजम खान जरूर आएगा, पर मेरे पास भी हथियार होगा। वो बोट वाला क्लू अब काम आ रहा। रतम्मा ने अपने हाथ पर जो आधा चांद बनाया था और वेंकटा जो रात को नदी पर बुलाना चाहता था, दोनों उस बोट के बारे में बताना चाहते थे। उस बोट पर जोसेफ ने कुछ छुपा रखा था, वही टॉक्सिक केमिकल और उसका एंटीडोट। रात को मेला शुरू हुआ। 25 साल बाद मंदिर फिर खुला। पहली ज्योति रामा ने जलाई, देवी का अभिषेक हुआ, चरणों में दीप लक्ष्मी ने जलाया। जैसे 25 साल पहले उसी जगह गौरी ने जलाया था। थोड़ी देर में आजम खान अपने साथियों के साथ वहां आ गया। सबको हॉस्टेज कर लिया। आजम खान से वरुणा फॉर्मूला मांगा। रामा ने डरते हुए बताया, मंदिर के अंदर देवी के चरणों के नीचे दबा है।
आजम खान, जोसेफ और उनके सारे लोग अंदर गए और वहां खुद न रगे। उस जगह से वो टॉक्सिक केमिकल फूट पड़ा, वही केमिकल जो उस पेड़ से निकलता था और मेमोरीज छीन लेता था। रामा ने उसका एंटीडोट पहले से ठंडे पानी में डुबोकर रखा था, क्योंकि एंटीडोट को हमेशा ठंडा रखना जरूरी था। सबको अंदर कैद कर लिया। आजम खान, जोसेफ, रघुपति सब अपनी मेमोरीज खोकर जिंदा लाश बन गए, जैसा उन्होंने गांव के 32 बेगुनाहों के साथ किया था। अगले सीन में सभी गांव के 32 विक्टिम्स को एंटीडोट दिया गया, सब ठीक हो गए और रामा अपनी माँ गौरी के दिल से भी बारिश का वो पुराना डर निकालने में कामयाब हो गया। पटेल अब रामा के साथ काम करने लगा था। उसी पटेल ने ये पूरी कहानी लिखी एक किताब में, नाम रखा विकट कवि। यही इस सीरीज और मूवी का नाम है। एंडिंग सीन, रामा को दिल्ली से कॉल आया, तुम्हें दिल्ली आना होगा, आईएसआई तुम्हारे पीछे पड़ चुकी है। रामा ने आजम खान को पकड़ा था जो आईएसआई के लिए काम करता था। आईएसआई इससे खुश नहीं थी। सीजन 2 तैयार है और विकट कवि यहाँ खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी विकट कवि की पूरी सीरीज। एक तरफ था एक यंग डिटेक्टिव जो अपने पिता को ढूंढने निकला था, और दूसरी तरफ था एक 25 साल पुराना राज जो एक साइंटिस्ट की देशभक्ति, एक दुश्मन की साजिश और एक परिवार के टूटने की कहानी था। महादेव ने देश का भला करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया और उसी फॉर्मूला के लिए उन्हें खत्म कर दिया गया। पर उनका बेटा 25 साल बाद लौटा और वो सब पूरा किया जो अधूरा छूट गया था। मुझे कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें रघुपति का असली चेहरा पहले से समझ आया था? और सीजन 2 में आईएसआई के खिलाफ रामा कैसे लड़ेगा, तुम्हारी क्या थ्योरी है? अपना जवाब नीचे जरूर लिखो। और ऐसी ही दिल को हिलाने वाली सीरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली फिल्म इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।